तो आज जो है वो हमारी क्लास 14th है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, इंडियन पॉलिटी की ये क्लास है जिसमें हम डीपीएसपी को पढ़ेंगे। साथ में हमारा टारगेट रहेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज, और कोशिश करेंगे कि पंचायती राज जो है यानी कि आपका जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक्स को आज जो है वो हम कवर करेंगे क्योंकि ये लिंक करते हैं कहीं ना कहीं, डीपीएसपी में जो आर्टिकल्स है वहां से ये लिंक करते हैं। अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के लिए डीपीएसपी में ना आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए सारे के सारे। जैसे कि यहां पर पंचायती राज के साथ आर्टिकल 40 आता है, और 35 से लेकर 51 तक ये जितने भी आर्टिकल है ना आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कौन से आर्टिकल में है, या आपका विलेज पंचायत का जो कंसेप्ट है वो कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 44 है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो कौन से आर्टिकल में ऐड हुई थी, कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। यहां से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पहला। दूसरी जो इंपॉर्टेंट तरह से क्वेश्चन यहां पर आता है वो आता है कि ये जो आपके डीपीएसपी है, ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक गांधीयन, एक सोशलिस्ट और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा गांधीयन का पार्ट है, कौन सा सोशलिस्ट का पार्ट है और कौन सा लिबरल का पार्ट है। एक इस फॉर्मेट में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस एक क्वेश्चन यहां पर लिंक करके आता है फंडामेंटल राइट्स के साथ, एक मतलब कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। और एक क्वेश्चन आता है कि जो डीपीएसपी में है और फंडामेंटल ड्यूटीज में है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज में किस तरह से, मतलब जैसे 11 ड्यूटीज हैं तो उसमें क्या क्या है वो याद होना चाहिए। तो ये जो है वो सारा का सारा याद करने वाला ज्यादा है, ठीक है इसमें। और पंचायती राज में अगर हम बात करें तो एक तो लोकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये मेंस का भी टर्म बन जाती है और प्री की भी टर्म बन जाती है। साथ में जो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है वो ये कि कमेटीज, कि पंचायती राज से रिलेटेड जो जो कमेटीज है उनको पढ़ना है, उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सब जो है वो हम पढ़ेंगे, हमारा टारगेट रहेगा इसको हम कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे जो हमारे जो डीपीएसपी है उनके साथ। और डीपीएसपी में एक फैक्ट याद रखना कि ये जो है इनकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये वो प्रिंसिपल्स है जो स्टेट को अपने माइंड में रखने हैं, सरकार को ये अपने माइंड में रखने हैं जब वो क्या बनेगी, पॉलिसीज बनाएगी। जब वो पॉलिसीज या कोई भी कानून बनाती है उस केस में सरकार को ये प्रिंसिपल्स अपने माइंड में रखने हैं। क्यों? वेलफेयर ऑफ द स्टेट प्रमोट करने के लिए। वेलफेयर ऑफ स्टेट मतलब, या फिर इसको कह सकते हैं वेलफेयर ऑफ पीपल या सिटीजन। ये समझ आया? ये कंसेप्ट समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब वेलफेयर की हम बात कर रहे हैं यहां पे याद रखना एक और बात, तो वेलफेयर में क्या यहां पर फॉरेनर भी इंक्लूड होंगे? यस और नो? नो सर। क्यों नहीं होंगे इंक्लूड? वेलफेयर ऑफ द स्टेट में फॉरेनर क्यों नहीं इंक्लूड होंगे? क्या बोलते हो हरलीन दीदी, सॉरी हरलीन मैम? सर क्योंकि वो सिटीजन नहीं है ना, और जो सिटीजन को मतलब राइट्स होने चाहिए। राइट टू एजुकेशन क्या फॉरेनर को है भारत में? है सर। और डीपीएसपी में ये कहा गया है कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों की एजुकेशन को प्रमोट करना ये स्टेट का स्टेट की ड्यूटी है। हाँ जी तो सर। क्या ये फॉरेनर को मिलेगा? मिलेगा सर। तो फिर क्या डीपीएसपी फॉरेनर के लिए अवेलेबल है? सरकार फॉरेनर का ध्यान रखेगी? सर बेसिक राइट्स का तो करेगी, यस। तो डीपीएसपी बेसिक राइट भी कहां से प्रोवाइड हो रहे हैं? पॉलिसीज के थ्रू, फ्रेमवर्क के थ्रू। तो ये तो याद सर रखना। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करो, हाँ जी। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करो हाँ जी। तो प्रेफरेंस सिटीजन को मिलेगी। प्रेफरेंस सिटीजन को मिलेगी, ठीक है, ये आधी बात मान है। लो फॉरेनर भी यहीं रहता हो। आधी बात है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो होता है ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज फॉरेनर्स को हायर करती है, हाँ जी सर। तो वो फैक्ट भी आता है। हमारे लोग बाहर जाते हैं, तो वो बाहर, अब अगर हमारे लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर, ये ठीक है, क्राइटेरिया है कि रेजिडेंस एक हो सकता है, लेकिन जिन पोस्ट के लिए रेजिडेंस नहीं है वो पोस्ट पे तो फॉरेनर्स भी होंगे।
अब जैसे आर्मी है, आर्मी के लिए इंडियन ही होंगे सिर्फ, तो आर्मी में वो एक्सेप्शन ऑलरेडी दे दी गई है। हाँ जी सर। लेकिन अब अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, जो भारत की कंपनी है जैसे टाटा होगी, इसमें अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो वो तो अलाउ होगा ना, क्योंकि ये तो हमारा नहीं सॉफ्ट सर, नेचर है। जो इंडिया में ही रह रहा हो फॉरेनर। वो लोग एक तरह से इंडिया में ही तो रह रहे होते हैं। परमानेंट कोई परमानेंट फॉरेनर इंडिया में नहीं रहेगा। अगर कोई परमानेंट रह रहा है तो वो इंडियन सिटीजन होगा, फिर उसको इंडियन सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो जो डीपीएसपी है, इसको हम फॉरेनर के लिए इसलिए कह सकते हैं क्योंकि डायरेक्टिव ये प्रिंसिपल है, ये जो सिटीजन है, पीपल है, उनका ध्यान रखना। अब हम ऐसा थोड़ी ना कर सकते, अगर ये फॉरेनर यहां पर रह रहा है तो ये जो है वो ये फॉरेनर है इसलिए हम जो है वो इसको राइट नहीं देंगे, इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो सरकार ये बोलती है कि अगर कोई पर्सन ए है और वो अगर फॉरेनर बी है तो उस केस में भी जो पॉलिसीज फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं, बेशक हम अपने सिटीजन को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, अपने सिटीजन्स को आगे रख रहे हैं, लेकिन हम इनका भी अच्छा सोचेंगे, हम इनका भी बुरा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इनके बारे में बुरा सोचते हैं तो कल को ये ए बंदा अपनी कंट्री में जाएगा और वहां जाके बोलेगा यार इंडिया ने तो मेरे साथ गलत किया। वैसे हम करते नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे यार हम ये घर पे भी देखते हैं कि यार उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, तो उससे वो हमारी बेइज्जती होगी फिर। तो इसलिए वेलफेयर में क्या है कि हमें इनका भी ध्यान रखना है। तो वेलफेयर में फॉरेनर्स भी इंक्लूड होता है कि हमें अगर कोई वैसे इलीगल और इलीगल वाला यहां पे मैटर करते हैं कि अगर इलीगली आता है तो वो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये समझ आ गया? जो जी सर। डीपीएसपी है ये इंस्पायर्ड हुए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपी हम इंस्पायर्ड हुए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश में भी जो है ये कंसेप्ट आया ना, वो कहीं ना कहीं जो लिंक करता है वो स्पेनिश के साथ करता है, यानी कि स्पेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से जो है वो ये लिंक अप करते हैं। लेकिन हमें याद रखना है जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट पूछा जाता है कि डीपीएसपी इंस्पायर्ड फ्रॉम वेयर, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से इंस्पायर्ड होकर जो प्रिंसिपल्स को लाया गया था। ये वो प्रिंसिपल्स है जो स्टेट को अपने माइंड में रखने हैं वाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज, जब सरकार पॉलिसीज बना रही है। बी आर अंबेडकर ने डिस्क्राइब किया है इसको नोवल फीचर। जो बी आर अंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने कहा है, और बी आर अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, बी आर, इन्होंने कहा है कि जो हमारा जो ये डीपीएसपी है ये नोवल फीचर है हमारे संविधान का, कि ये स्टेट को अलाउ करता है कि स्टेट को वेलफेयर को प्रमोट करना है। अब यहां पर हम एक आर्टिकल भी पढ़ेंगे 39, तो उसको भी ध्यान में रखना, 39A। देन उसके बाद फीचर्स पे अगर हम चले यहां पे, कि फीचर्स जो है हमारे फंडामेंटल इसमें डीपीएसपी में जो आते हैं, सबसे पहला तो याद रखना कि यहां पर जो आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट कह रखी है। इससे पहले हमने कौन से आर्टिकल में पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ स्टेट? 12। आर्टिकल 12। और आर्टिकल 12 में कौन क्या था डेफिनेशन ऑफ स्टेट में? सर सारे स्टेट्स मतलब उनकी डेफिनेशन ऑफ स्टेट में कितनी टेरिटरी है, हाँ जी। और मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है, एवरीथिंग, एनी बॉडी, any government body, any constitutional, non-constitutional, everything is considered as state. एवरीथिंग कंसिडर एज स्टेट, ओके ठीक है, अच्छा है। All authorities, all local authorities. ओके, पहला फीचर तो ये क्लियर हो गया कि आइडल्स है जो स्टेट को अपने माइंड में रखने हैं कानून बनाने के लिए, जब वो कानून बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा तब। दूसरा यहां पर याद रखना कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो वेलफेयर प्रमोट करने के लिए सरकार ने कहा है, ये ना पहले जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी थी। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है जिसमें बात की गई थी ऑल इंडिया फेडरेशन की, तो यहां पर भी जो है वो आपका कंसेप्ट अप्लाई होता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वहां दी गई थी और हमारे डीपीएसपी में भी है, और ये ध्यान रखना है जब भी पॉलिसीज बनानी है। थर्ड फीचर है जो इसमें इंक्लूड होता है वो आता है कि ये इंक्लूड करता है जो मैंने आपको बताया सोशलिस्ट, यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को, गांधीयन को, और लिबरल इंटेलेक्चुअल। जो इंस्ट्रक्शंस है वो कहीं ना कहीं इनसे लिंक करती है, और इनका जो मेन काम है, याद रखना डीपीएसपी का जो मेन काम है वो करना है सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना,
सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर और पॉलिटिकल वेलफेयर। ये 3 तरह का वेलफेयर इनको प्रमोट करना है। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स का पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स क्या प्रमोट करते हैं? मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। वो पॉलिटिकल फीचर हाँ में जी इंक्लूड होता है। पॉलिटिकल फीचर मतलब नॉट पॉलिटिक्स, इट अबाउट पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की जो हमारे संविधान की है। नेक्स्ट फीचर इसमें आता है जो 5th फीचर है, ये नॉन जस्टिसेबल है। मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर डीपीएसपी वायलेट हो रहे हैं, अगर जो सरकार है जब वो पॉलिसीज बना रही है, कानून बना रही है, उस टाइम पे ध्यान नहीं रख रही है, इन पॉलिसीज को नहीं फॉलो कर रही है, तो उस केस में ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती। फिर मुझे बताओ कि कहां पर चैलेंज किए जा सकते हैं? अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होते, ये एक और कोर्ट है जहां पर चैलेंज हो सकते हैं। वो कोर्ट कौन सा है? सरकार हमने बनाई और हमारी सरकार जो डायरेक्शंस है उनको फॉलो नहीं कर रही है, तो वो कहां चैलेंज होंगी? मैम आइडिया लगाओ थोड़ा। कनेक्ट कर पा रहे हो क्या रुडाली मैम? हाँ जी सर। हमने सरकार बनाई, ठीक है, अभी तक तो हमें पता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर डीपीएस भी वायलेट हो रहे हैं और हमने तो ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते, नॉन नॉन जस्टिसेबल है, तो कहां पर हो सकते हैं? सर पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट आधा ठीक है, मतलब पहुंच गए हो, कनेक्ट आपने कर दिया, लेकिन कंसेप्ट कुछ और है। सोचो, क्योंकि मेन काम क्या होता है, जब हम सोचते हैं तभी मेन फैक्ट पड़ता है। ध्यान से सुनना, ये सरकार आई, ये सरकार, वेलफेयर का मतलब क्या होगा? लोगों का भला सोचना। ये सरकार ने लोगों का भला नहीं सोचा, तो लोगों ने क्या कहा? अगली बार सरकार बदल देंगे। अच्छा, तो मतलब पीपल। पीपल्स कोर्ट। अच्छा। समझ आया रुडाली मैम? हाँ जी सर, फिर से रिपीट करो एक बार। देखो, डीपीएसपी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, जुडिशरी चैलेंज नहीं, जुडिशरी में अगर वायलेट हो रहे हैं, अगर सरकार डीपीएसपी को नहीं फॉलो कर रही, वायलेट हो रहे हैं ये, तो उस केस में ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होंगे। लेकिन सरकार बनाई हमने और हमें ये पता चल गया कि ये सरकार काम नहीं कर रही, अच्छे से काम नहीं कर रही, मतलब पॉलिसीज का ध्यान नहीं रख रही, हमारा ध्यान नहीं कर रही, तो हमने क्या कहा? सरकार बदल देंगे अगली बार। इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू रेवोल्यूशन होता है, उसको बोलता है पीपल्स कोर्ट, कि कोई बात नहीं, जनता देख रही है सब कुछ, उनके पास भी पावर है, तो एटलीस्ट जो एंड पावर होती है ना, वोट वाली पावर, वो यहां अप्लाई होती है इस केस में। ओके सर। जैसे अब फॉर एग्जांपल है कि हमारा कोई एमएलए है, मान लीजिए कोई एमएलए एक्स, ये कोई एमएलए मान लेते हैं, ठीक है, ये जो है वो इस साल काम नहीं करता, अच्छा, हमें पता चल गया, तो हम बोल देते हैं ना कि यार इसने तो काम ही नहीं किया, कुछ नहीं, इसको क्या जिताना। ऐसा होता है ना? हाँ जी सर। तो बस सेम यहां पर अप्लाई होता है, तो वो पावर पीपल्स कोर्ट की है। ये समझ आ गया? अब एक फैक्ट और समझना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिस तरह से, कि जो डीपीएसपी है, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो हो नहीं सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हेल्प कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की हेल्प कर सकते हैं किसी भी कानून को, कानून या पॉलिसी हो गई, उसकी वैलिडिटी को चेक करने के।
कानून की पॉलिसी को चेक करने के लिए, यानी कि डीपीएस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए जो है यूज किया जा सकता है इनको। ये फैक्ट याद रखना। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में कोई कानून आया, ठीक है, और वो कानून संविधान को वॉलेट कर रहा है, तो डीपीएसपी को जो है वो फॉलो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, चेक करने के लिए कि हाँ ये सही है या गलत है। दूसरा कंसेप्ट समझ आ गया? हाँ जी सर। देन उसके बाद जो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल 36, अब आपको आर्टिकल 37 बताता हूं यहां पे। सबसे पहले तो याद रखना कि आप इनको दो तरह से पढ़ोगे। एक तो आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक याद करना है सारा। दूसरा आप इनको पढ़ोगे सोशलिस्ट, आपका गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, आप इस फॉर्म में भी इनको पढ़ोगे। ये दोनों फॉर्मेट में पढ़ोगे तभी याद रहेंगे। और मुझे ये कल याद भी चाहिए सारे के सारे, 35 से 51 याद होने चाहिए सारे के सारे। 37 में जो है यहां पर कहा गया है कि स्टेट की ड्यूटी बनती है, इट बिकम स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट दीज इंस्ट्रक्शंस, कि जो इंस्ट्रक्शंस है उसको इंप्लीमेंट करना स्टेट की ड्यूटी बनती है। अप्लाई करना जब भी पॉलिसी बन रही है, उस केस में ये प्रिंसिपल्स जो हैं डीपीएसपी के, इनको फॉलो करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये याद रह जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 38 की। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मिनिमाइज करे इनक्वालिटीज को। अब अगर मिनिमाइज करना है इनक्वालिटीज को, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल प्रोविजन देने पड़ेंगे। सरकार को स्पेशल प्रोविजन देने पड़ेंगे ना। हाँ जी। अब मुझे बताओ, अगर सरकार स्पेशल प्रोविजंस यहां दे रही है, तो फंडामेंटल राइट में कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? सर इक्वालिटी बिफोर लॉ। हाँ जी। क्योंकि हाँ जी इसमें सर। है ना, सब कानून के सामने बराबर है, लेकिन वो भी आर्टिकल हाँ 14 में। लेकिन यहां सरकार क्या कर रही है? मिनिमाइज इनक्वालिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस दे रही है। तो ये दोनों काउंटर करते हैं आपस में, कि जब एक आर्टिकल अप्लाई होगा तो दूसरा नहीं होगा। तो ये सरकार को आर्टिकल 38 कहता है कि आपको मिनिमाइज करनी है इनक्वालिटीज। फिर इसमें एक आर्टिकल आता है 39, जिसमें यह कहा गया है इक्वल जस्टिस, सरकार को इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना है। और यहां पर एक प्रोविजन आता है फ्री लीगल एड का। अगर कोई गरीब है और वो अपना, उसको इक्वल जस्टिस तभी मिलेगी ना जब उसको एक ग्राउंड मिलेगा। अब कोई गरीब है, वो अपना लॉयर नहीं हायर कर सकता, तो सरकार उसको जो है वो लॉयर प्रोवाइड करती है, सरकार उसका केस लड़ती है। ऐसा पढ़ा है, ऐसा सुना है आपने? हाँ जी सर। अब एक कंसेप्ट समझो कि इक्वल जस्टिस प्रमोट करने के लिए सरकार कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रही है, तो ये भी आर्टिकल 14 को अप्लाई करता है, चैलेंज करता है। तो याद रखना, जब भी आर्टिकल 39 जहां पर लगेगा 39A, वहां आर्टिकल 14 डायलूट हो जाता है, वो कम हो जाता है उसकी वैल्यू। सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट के से आगे चलता है, आर्टिकल 39A। तो सर मतलब कि जो डीपीएसपी है वो उसके मतलब ऑल्दो दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन नेचर, हाँ जी। दे आर मोर मतलब एन क्या बोलूं, क्या वर्ड यूज करूं कि वो उनकी वैल्यू ज्यादा है। नहीं, सिर्फ एक आर्टिकल की, 39A की। और 38 भी है। 38 में तो कहा गया है कि आपको मिनिमाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनक्वालिटीज बस। करनी है, हम्म। ठीक है, लेकिन ठीक। वो कर कहां से रहा है? 39A से। क्योंकि वहां पर कहा ना इनक्वालिटीज को स्पेशल प्रोविजन, और फ्री लीगल एड इज अ काइंड ऑफ स्पेशल प्रोविजन। तो सिर्फ एक 39A प्रिंस एक ऐसा आर्टिकल है जो फंड आपका जो है वो आर्टिकल 14 जब ये लगेगा तो ये उसको काउंटर करता है, सिर्फ क्यों, बाकी में फंडामेंटल राइट सुपीरियर। ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में बात की गई है विलेज पंचायत की। अब विलेज पंचायत की अगर हम बात करें यहां पे, तो ये आर्टिकल 40 में है, मतलब कहा गया लोकल गवर्नमेंट।
ये किस में हो सकता है? गांधी में हो सकता है, सोशलिस्ट में हो सकता है, या लिबरल में हो सकता है? सर विलेज पंचायत, हाँ, सर कौन कौन से पंचायत? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल। गांधी जी ने कहा है कि स्वराज, स्वराज का मतलब सबके लिए, और गांधी जी जो है वो विलेज पंचायत के फेवर में थे। जो हम्म। लोकल गवर्नमेंट है, गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया है, तो विलेज पंचायत जो है वो गांधी जी का कंसेप्ट है, यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल में इंक्लूड होता है। ठीक है। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 41। अब इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना बिल्कुल। 36 में हमने बात की डेफिनेशन की, 37 में हमने बात करी प्रिंसिपल जो स्टेट को अप्लाई करने हैं, 38 में हमने कहा कि मिनिमाइज, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनक्वालिटीज को मिनिमाइज करे। फिर उसके बाद 39 में हमने पढ़ा 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का जो कंसेप्ट है वो आपका 39A में आता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 40 में विलेज पंचायत। ये समझ आ गया? अब उसके बाद 49 41 में आता है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। मतलब सरकार को यह भी माइंड में रखना है कि सबको वर्क प्रोवाइड करना है, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, सबको पब्लिक असिस्टेंट देनी है। राइट टू वर्क, इसको डायरेक्ट याद रखना, यहां से आपके दोनों आर्टिकल आगे के लिंक होंगे। तो पहले में क्या किया सरकार ने कहा कि सरकार काम प्रोवाइड करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद सरकार ने दूसरा 52 में बोला कि सबको क्या है यहां पे जो है वो प्रोविजंस मिलेंगे, जिसमें मतलब ह्यूमन कंडीशंस। मतलब एक ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाएगी वर्क प्लेस पे, मतलब जो कि वो ह्यूमंस के लिए, यानी कि जो काम कर रहा है उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले काम देना, काम देने के बाद कंडीशंस प्रोवाइड करना एक आइडल जिसमें जो है वो काम किया जा सके। और मैटरनिटी रिलीफ जो है वो इस आर्टिकल के अंडर आता है। तो 41 में हम सरकार ने क्या बोला कि काम देंगे। उसके बाद 42 में बोला काम देने के साथ कंडीशंस भी देंगे कि आपको वर्क प्लेस की कंडीशंस अच्छी होगी, आइडल होगी, जिसमें आप काम कर सके। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कोई पर्सन है वो चल नहीं सकता है तो उसको जो है वो काम दे देंगे ऐसा कि जिसमें उसको चलना पड़ेगा। उसको ऑफिस वर्क दिया जाएगा बैठ के करने का। फिर ये दोनों समझ आ गए? हाँ जी। फिर तीसरे में आएगा लिविंग वेजेस। सरकार ने बोला कि अब मैंने आपको काम दे दिया, मैंने आपको कंडीशंस दे दी, अब मैं आपको एक आइडल पैसा भी दूंगा, मतलब आपको तनख्वाह सैलरी भी मिलेगी। तो वो हो गया लिविंग वेजेस यहां पर, जिससे आपका जो है वो गुजारा होगा। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मिनिमम लिविंग वेजेस जो है वो प्रोवाइड करे। देन उसके बाद अब यहां पर देखना, एक कंसेप्ट समझना। यहां तक तो था सरकार का, जब लिविंग वेजेस मिल गए, जब मेरे पास पैसा आ गया, तो नाउ इट बिकम माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है, वर्कर को भी कंट्रीब्यूट करना है। अपनी जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट सभी में। तो हम यहां से देखते हैं यूनियंस बनती है, एसोसिएशंस बनती है, और वो भी हेल्प करती हैं कंपनी की ग्रो के लिए। याद, अभी इसको याद करने की ट्रिक है ये कि पहले सरकार ने काम दिया, ठीक है, फिर काम देने के 41 में काम दिया, फिर उसका 42 में वर्किंग कंडीशंस दी, 43 में पैसा दिया, 43A में कहा कि भाई अब आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी हमें सपोर्ट करोगे। तो फिर हमने कहा कि हमारी कंट्रीब्यूशंस भी रहेंगे इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये समझ आ गया? 43B में, इसके बाद 43B, अब वर्कर्स ने पूछा कि सर करेंगे कैसे। तो यहां पर कंसेप्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था, 97th अमेंडमेंट एक्ट हुई थी हमारे संविधान की 2011 में, जिसके बाद जो है वो इसको ऐड किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी। याद रह जाएगा?
सिर्फ ओनली 43B। हाँ 43A 43B ऐड हुआ ये आर्टिकल बाद में। ए कब ऐड हुआ? ए तो ऑलरेडी था, मतलब ये बनाए, इसमें प्रोविजन था कि कंट्रीब्यूशन होगा वेलफेयर का। ठीक है। ठीक है, लेकिन 43B को ऐड किया गया यहाँ पे। देन इसके बाद आता है 44 में आ गया। अब यहां से थोड़ा और चेंज हो गया। 44 थोड़ा चेंज लाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा, अभी जैसे हर, मान लो ये ए रिलीजन हो गया, ये बी रिलीजन हो गया, ये सी रिलीजन हो गया, इनके सबके अपने अपने कानून है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा गया है कि सबके लिए जो एक डायरेक्शन है दैट इज योर डी। तो मान लीजिए ये डी है कोई, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो इन सबके लिए सिमिलर कानून होगा। अभी ऐसा है ना कि हर हर रिलीजन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलग अलग है, जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, सिख के लिए अलग, ऐसा है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हो गया कि सबके लिए एक। और कौन सी स्टेट बनी है अभी पहली जिसने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया है? उत्तराखंड। और पहले कौन सी स्टेट में थे? मतलब ऐसा माना जाता है कि इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जिस्ट करते हैं पहले से ही। सर केरला। गोवा। गोवा। ओके। गोवा में जो है वो सिविल कोड जो है वो ये अपना ऑलरेडी वो कहता है कि गोवा के जो सिविल कोड है वही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और वो जो पुर्तगाली छोड़कर गए थे तभी से जो है वो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। अब ये याद रह जाएगा। जी सर। अब दूसरी ट्रिक समझो। 45, ठीक है, आर्टिकल 45, 46, 47 और 48, 49। अब सरकार ने ये कहा कि मुझे SC ST OBC नहीं देखने, पहले मेरे लिए है बच्चे, चाहे वो किसी के भी हैं, चाहे वो SC के हैं, चाहे वो ST के हैं, चाहे वो OBC से बिलोंग कर रहे हैं, 0 से 6 साल के। कंसेप्ट समझना, 6 से लेकर 14 साल तक तो राइट टू एजुकेशन में इंक्लूड हो गया, जो हमारा बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, और हमने कहा कि ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है। लेकिन सरकार ने बोला कि 6 साल से पहले के बच्चों कहां जाएंगे फिर? तो वो इंक्लूड किए गए हैं आर्टिकल 45 में कि एजुकेशनल, यहां पर कहा गया है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्लस एजुकेशन जो है वो 45 आर्टिकल के अंडर आती है, कि 0 से लेकर 6 साल के बीच में जो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करनी है और जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, वो आपका आर्टिकल 45 में की जाएगी। ये इसलिए मैंने कहा कि यहां पर सरकार कोई SC ST को नहीं देख रही, पहले उसने कहा कि बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। देन उसके बाद आता है 46 में कहा गया यहां पर एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST और अदर वीकर सेक्शन, SC ST और अदर वीकर सेक्शन, इनका ध्यान रखना है। ये दोनों आर्टिकल याद रह जाएंगे। ये थोड़े टफ होते हैं याद करने। इसके बाद है आर्टिकल 47, जिसमें कहा गया है न्यूट्रिशन के बारे में। अब ना तो यहां पर उन्होंने 45 में वो प्रिंसिपल अप्लाई किया था SC ST OBC का, ना उन्होंने 47 में अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि न्यूट्रिशन भी सबको प्रोवाइड करना है, सबके लिए जो है वो, अगर कोई पॉलिसी बनेगी न्यूट्रिशन से रिलेटेड तो वो सबके लिए सेम होगी। वहां पे कोई ऐसा डिफरेंशिएशन तो नहीं है। अगर कोई न्यूट्रिशन की पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर प्रोग्राम है, तो वहां पर SC ST वाली बात तो नहीं कर रखी है। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में कहा गया है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ये भी जो है वो आपका गांधीयन है। जो काउ प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल यहां पर अप्लाई होता है, ठीक है, जिसमें यहां पर ये याद रखना, जो काउ प्रोटेक्शन की यहां पर बात की गई है वो इस आर्टिकल के अंडर होती है, आर्टिकल 48। और इसमें एक आर्टिकल और आता है 48A, जिसमें यह कहा गया है कि इट बिकम स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एनवायरमेंट को सेफ गार्ड करना।
मतलब जो पॉलिसीज बनाई जा रही है वो 48 एनवायरमेंट के थ्रू यहां पर बन रही है। स्टेट अगर कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड कानून बना रहा है तो वो इस आर्टिकल के बनता है, जिसमें आपका वाइल्ड लाइफ, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात की गई है, और यहाँ पे फॉरेस्ट और फ्लोरा यानी कि फॉरेस्ट भी इंक्लूड हो रहे हैं, और फ्लोरा और फोना दोनों, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों यहां पर जो इंक्लूड हो रहे हैं। ये समझ आ गया 48? ये याद करने वाले हैं, इसमें मैं आपको बस ट्रिक बता सकता हूं कि इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है 49। आर्टिकल 49 में बात की गई है यहां पे मॉन्यूमेंट्स की, जो राष्ट्रीय धरोहर है हमारी, हेरिटेजेस है। जैसे मान लीजिए लाल किला हो गया, या फिर ताजमहल हो गया, या इंडिया गेट हो गया, या फिर यहां पर मॉन्यूमेंट्स में हम अपना जो है वो एम्बलम भी इंक्लूड कर सकते हैं, सारनाथ पिलर हो गया, कुछ भी हो गया। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनको प्रोटेक्ट करे, जिनका जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आता है आर्टिकल 50, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैंने इतनी बार बताया। ये आर्टिकल क्या बोलता है? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करता है, सेपरेट करना। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करता है, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल और आता है, वो आता है 51। आर्टिकल 51 में ये कहा गया है प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। भारत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भारत सरकार की, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। तो जैसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस जो आपके मिशन हैं जो ह्यूमंस के लिए वहां से ह्यूमन एड के लिए चला रखे हैं, तो उसमें हमारे जो कंट्रीब्यूशन जाते हैं वो इस आर्टिकल के थ्रू जाते हैं, कि ये आर्टिकल हमें बोलता है कि हमें जो है वो प्रमोट करना है, ठीक है। 49 में क्या बताया आपने? 49 में हेरिटेजेस और मोन्यूमेंट्स, यानी कि धरोहर जो है ना हमारी, कोई भी, जैसा कि सारनाथ पिलर हो गया या एम्बलम हो गया, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है, सरकार ऐसा करती है, और सरकार भी ये करती है। ये नोट्स चेक कर लिए थे? और नहीं मैंने सर। हिंदी में भी, रुडाली मैम, हिंदी वाली कंपाइलेशन भी मैंने एक भेज दी है, उसको भी चेक हाँ कर जी। लेना। और ये इंग्लिश वाले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर है वो इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया सारा ऑलरेडी इसमें सारा मेंशन्ड है, लिबरल गांधीयल सारा का सारा कवर हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर सोशलिस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है देखो, तो आर्टिकल 38 जो है वो सोशलिस्ट में आ रहा है, जिसमें बात की गई मिनिमाइज करना है इनक्वालिटीज को। फिर इन्होंने कहा कि 39 में देखो राइट टू मीन लाइवलीहुड आता है, जो आपको प्रमोट करना है। इक्वल पे, वेजेस की बात की गई है यहाँ पर, फ्री लीगल एड यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। और 41 हो गया, 42, 43 ए, ये जो है वो सब सोशलिस्ट है। 47 उसका गांधीयन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 40 विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना, सेल्फ गवर्नमेंट का काम है। कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, जिसका कोऑपरेटिव सोसाइटीज बी आपने मैंने आपको बताया 43 बी, ये भी जो है वो आपका गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। एजुकेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करना SC ST और अदर वीकर सेक्शन का, ये भी जो है वो आपका आता है किसमें, गांधीयन प्रिंसिपल में। 47 इंप्रूव करना पब्लिक हेल्थ केयर को। और ये 48A में आया, 48 में आ रखा है ये कि प्रोहिबिट करना स्लॉटिंग ऑफ द काउ, कि काउ स्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है, काव्स की नहीं होगी, तो ये यहां पर इंक्लूड कर रखा है। लिबरल में इंक्लूड किया गया आर्टिकल 44 को, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, चाइल्ड केयर को प्रमोट करना, ये लिबरल प्रिंसिपल है। 48A में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, ये जो है वो आपका 48 में आता है। 48A में एनवायरमेंट को प्रमोट करना। 49 में प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट, ये भी जो है वो आपका 49 जो है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, 50 आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 51 में आपका इंटरेस्ट पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, ये भी आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल है। तो आपको ये एक दो बार थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मैं समझता हूं इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, पर ये याद करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक सारे के सारे याद होने चाहिए। अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना 42nd अमेंडमेंट हुई थी जो 1976 में, यहां पर जो है वो DPSP ऐड किए गए हैं। तो 39A ऐड किया गया, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, ये जो है वो आपका 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। 43A जो है वो यहां पर ऐड हुआ है, जिसमें हमने कहा है कि ये भी याद रखना कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वर्कर्स जो है वो वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करें। उसका बाद है 48A, ये ऐड हुआ है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना 42nd अमेंडमेंट से। 44th जो ऐड हुआ है वो है 1978 से।
और यहां पर जो है वो इसमें जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी एलिमिनेट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, तो यहां पर भी वो चेंज हुआ है। 86 से हमने ऐड किया है जो ये 45th आर्टिकल है कि आपको क्या करना है, यहां पर जैसा हमने वहां पर ऐड किया है ना 12 से 16 साल 6 से 14 साल के बच्चों को जो है वो कंपलसरी एजुकेशन देनी है, तो 0 से 6 ईयर्स वाले को यहां पर कहा गया है। ये 86 अमेंडमेंट के अंडर है आर्टिकल 45 में। देन उसके बाद कुछ केसेस है, आप ये मेंस के लिए पढ़ सकते हैं, बट इनको आपको सिर्फ समझना है और याद रखना है डीपीएसपी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये केशवानंद भारती केस में कहा है। फिर उसके बाद ये प्रोविजंस है कुछ जो सरकार ने बना रखे हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये बहुत इन डेप्थ हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको भेज दिया है क्योंकि ये लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो सबसे पहले तो याद रखना कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये पार्ट 51A में मेंशन्ड है। आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज का अलग से है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, ये पार्ट जो है वो इनमें इंक्लूड हो रही है, पार्ट 4A है ये जो इंस्पायर्ड हुए रशिया से। रशिया यहां पर इसलिए लिख रखा है क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया है, लेकिन पहले वे यूएसएसआर होता था, यूएसएसआर से इंस्पायर्ड हुए हैं पार्ट 4 डीपीएसपी है ना? पार्ट 4, जो पार्ट 4 है उसमें आपके फंडामेंटल राइट, हाँ डीपीएसपी में इंक्लूड हुआ है, लेकिन ये पार्ट 4A है, डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, अलग से पार्ट बना रखा है पार्ट 4A। ओके, एक ए करके कॉलम इंक्लूड किया गया जिसमें 51A में जो है वो आपके जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब ये वो ड्यूटीज है जो पीपल्स को अपने माइंड में रखनी है। अब यहां पर ये इसलिए कहा गया ना, किसी का राइट टू इक्वालिटी तब तक प्रमोट होगा जब तक मैं अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा हूं। किसी का भी राइट टू इक्वालिटी तब तक प्रमोट हो रहा है, या राइट टू प्रिवेसी तब तक जो है वो प्रमोट हो रहा है जब तक मैं जो हूं वो क्या कर रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ए है, ये है राइट टू प्रिवेसी का केस, राइट टू प्रिवेसी के केस में समझते हैं इसको। अब ये पर्सन जो है, ठीक है, यहां पर याद रखना कि राइट टू प्रिवेसी जो आपका आर्टिकल ए है, यहां पर ए जो पर्सन है इसकी लाइफ में ना कोई पर्सन बी है वो इंटरफेयर कर रहा है बहुत ज्यादा, वो पूछ रहा है तेने खाना खाया, तेने खाना नहीं खाया, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे क्या क्या कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो अब यहां पर तूने खाना खाया, तो वो बताया यार भाई मेरी प्रिवेसी खराब हो रही है, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, क्यों डोमिनेटेड हो रहे हो उतना, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है मेरी कि मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूं, तभी उसका राइट टू प्रिवेसी प्रमोट होगा। दोनों के बीच में लिंक समझ आ गया। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज वायलेट हो रही हैं तो ये नॉन जस्टिसेबल है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी। मतलब अगर मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर भी रहा हूं तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता, वो ये कर सकता है कि मेरे से बात करनी बंद कर दे। या अगर ये पर्सन ए पर्सन बी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है तो वो हो सकता है कि पर्सन ए बोले कि भाई मेरा तेरा रिश्ता खत्म, कट ऑफ। ये समझ आ गया। देन उसके बाद ये है लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले ये इसमें याद रखना कि इसमें एक ड्यूटी जो है वो ऐड की गई है एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें ये कहा गया है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को जो है वो सरकार अगर फंडामेंटल राइट दे रही है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी ड्यूटी भी है कि उन्हें स्कूल भेजना। ये जो है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की गई थी। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज में जो आता है सबसे पहला ये याद रखना कि यहां पर कहा गया है कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, आइडल्स, इंस्टीट्यूशंस, इनकी रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, यहां पर नेशनल सॉन्ग नहीं है। साथ में यह कहा गया है कि जो भी जो भी फैक्ट जिससे हम इंस्पायर्ड हुए हैं, जिसने हमारा रोल प्ले किया है, जिस भी आइडियोलॉजी ने हमारा जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में रोल प्ले किया है बहुत ज्यादा, उस आइडियोलॉजी की हमें रिस्पेक्ट करनी है, उस आइडिया को हमें प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। थर्ड में कहा गया है कि हमारा जैसे हम आजाद है, सॉवरन है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, उसको प्रमोट करना खाली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सरकार कितना करेगी अगर हम लोग ही यूनिटी, हम लोग ही भाईचारा नहीं प्रमोट करेंगे
तो हमारा काम भी है ब्रदरहुड को प्रमोट करना, यहां पर कहा गया है। डिफेंड कंट्री, कंट्री को डिफेंड करना और जब जरूरत पड़े तो सर्विस देना, ये भी हमारी ड्यूटी है। होता है ना कि भारत पर एज अ नागरिक हम ये कहते हैं, एज अ सिटीजन हम ये कहते हैं कि हमारा ये कर्तव्य है कि स्टेट को हम प्रोटेक्ट करेंगे अगर कोई भी खतरा आता है। उसके बाद ब्रदरहुड की स्पिरिट को प्रमोट करना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें भेदभाव नहीं करना है। सरकार भी तभी, सरकार सिर्फ पॉलिसीज बना सकती है, ध्यान तो हमें रखना है। हेरिटेज, जो हमारी वैल्यू, मतलब जो हमारी रिच हेरिटेज है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने, सरकारी अगर हेरिटेज है तो सरकार ही करेगी इसका, नहीं, हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारी हेरिटेज है उसको हम प्रोटेक्ट करें। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने तो कानून बना दिया, लेकिन अब सरकार थोड़ी ना देखने के लिए आ रही कि हम लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये सरकार ने कहा है कि ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लोगों को पेड़ लगाने हैं, आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, आपको रिवर्स लेक को गंदा नहीं करना है, तो ये हमारा कर्तव्य भी है। साथ में सरकार ने ये कहा है कि अगर साइंटिफिक टेम्पर, आपको साइंटिफिक आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है, ह्यूमनिज्म को प्रमोट करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, तो ये भी आपकी ड्यूटी है। और साथ में ये कहा गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना, आपको अगर कोई चीज दी गई है, आपके लिए कोई ऑफिस है, आपके लिए कोई लाइब्रेरी है, अगर वो सरकारी है तो वहां पर आपको वायलेंस नहीं करना है और आपको उस पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना आपकी कर्तव्य है। ठीक है। और इसके बाद ये कहा गया है कि सरकार लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि उनको एक्सीलेंट अचीव करना है, उनको वो काम करना है जिससे देश का नाम जो है वो ऊंचा हो। स्पिरिट, ये सिंपल आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूं, समझने के लिए कि इस तरह से। और जो लास्ट ड्यूटी आती है वो ऐड की गई, वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है वो प्रोवाइड करना। तो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा।